आदाब। प्रोग्राम हालात हाजरा का ये खुसूसी शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में आज जो नताइज सामने आए हैं DDC इलेक्शंस के, तो हम आज के शुमारे में उसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। फ़िलहाल नताइज और रुझानात सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 20 अजला में ज़िला तरक्याती काउंसिल्स की तश्कील देना मतलूब है, जिसके लिए इलेक्शन कराए गए और इस इलेक्शन में 280 DDCs तश्कील दी जाएंगी 20 अजला में, और तकरीबन 2200 उम्मीदवार मैदान में थे और बहुत सारे उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फ़ैसला हो चुका है और कुछ नताइज जो अभी आना बाकी हैं उनके बारे में हमें रफ्ता रफ्ता पता चलेगा। तो नाजरीन, फ़िलहाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं वादी कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी जनाब पीरज़ादा आशिक साहब, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। उनकी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं एक और मारूफ और सीनियर सहाफ़ी जनाब सिब्त मोहम्मद हसन साहब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और आज एक फ़ातिह उम्मीदवार की हैसियत से आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान सागर साहब। आप तीनों हज़रात का खैर मकदम है। आशिक साहब, बात की शुरुआत आपसे करेंगे। जो फ़िलहाल अभी तक रुझानात सामने आए हैं नताइज के, कश्मीर में हम देख रहे हैं कि PAGD जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, वो एक ग्रुप की हैसियत से उभर कर सामने आया है। जम्मू में जो है कुछ अलग सूरत हाल है और BJP ने भी कहीं कहीं अच्छी खासी कारकर्दगी दिखाई है और कुछ गैर मुतवक्का नताइज भी आए हैं, जहां पर आप एक आम आदमी सोचेगा कि शायद ये पार्टी ना जीते, ये उम्मीदवार ना जीते, लेकिन उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। तो एनालिसिस अगर हम करेंगे तो किस नज़र से देखते हैं आप फ़िलहाल जो अभी रुझानात हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जो गुपकार अलायंस है उनकी बढ़त है अभी तक इलेक्शन में जी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि जो इलेक्शन से आई है अभी तक जी, कि जो जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे सांबा, उधमपुर, आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर और आपका कठुआ, एन ब्लॉक वोटिंग हुई है टुवर्ड्स BJP जी। लेकिन पीर पंचाल में, चिनाब वैली में और कश्मीर वैली में स्कैटर्ड है। लेकिन खुशाइंद ये बात है कि शायद ये इलेक्शन ऐसा है कि जो डिस्पाइट द फैक्ट लोकल इश्यूज पे लड़ना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज को जी, लेकिन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लड़ा गया। अगर आप देखें जितने भी BJP के बड़े नेशनल लीडर थे उनमें शहनवाज हुसैन साहब है, अनुराग ठाकुर है, स्मृति ईरानी है, जो बड़े फेसेस थे उनको लाया गया कश्मीर में और उन्होंने जी, BJP शायद ये कहे कि हमने 4 सीटें कश्मीर से जीती, एक बालहामा से, काकपोरा से या बांडीपुर से, ये एक बड़ी अचीवमेंट है इस पार्टी। लेकिन ये भी फैक्ट है जो 2018 में अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए और पंचायत इलेक्शन हुए, साउथ कश्मीर में मोस्ट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज आर रन बाय BJP जी। और 2014 में जो BJP का वोट शेयर था कश्मीर वैली में वो 40,000 के आसपास था। तो मुझे लगता है कि वो बढ़त नहीं मिली उनको जितनी वो कर सकते थे। हालांकि ये भी बड़ी बात है कि वो श्रीनगर जैसे एरिया से जीतते हैं या पुलवामा जैसे काकपोरा एरिया जो वोलाटाइल माना जाता है, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखें काकपोरा को भी अगर आप एक नज़र डालें और बालहामा में 900 वोट पड़े हैं और इनको 400 वोट मिले हैं। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज लो वोटिंग जहां पे बॉयकॉट का असर बहुत ज्यादा रहा, कम हुई। अगर पुलवामा की आप देखें तो कोई 4-5% या 7% काकपोरा में खास तौर पर 1000 से कम वोटिंग हुई है। वहां पे भी BJP ने 400 वोट हासिल किए और सीट ले गए हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि BJP जितना अच्छा कर सकती थी, तकरीबन इनके पास सरपंच जो है बहुत सारे गांव में है, चाहे वो शोपियां हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ख़ास तौर पर अनंतनाग की, वहाँ पे डोमिनेटेड बाय BJP। इसके बावजूद वो सिर्फ 4 सीटें ले पाई। मुझे लगता है कि BJP कुड हैव डन बेटर देन दिस। तो आपका ये कहना है कि BJP की कारकर्दगी अगर कश्मीर के ताल्लुक से हम बात करेंगे तो कोई खास अच्छी नहीं रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 4 सीटें जीती, हाँ, वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा जो उनका अभी बेस बना हुआ है पहले जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में उनके नुमाइंदे हैं किया है जी। तो शायद कहीं ना कहीं लोगों का ये मैसेज है BJP के लिए कश्मीर से कि जो हुआ 5 अगस्त 2019 को शायद किसी हद तक, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये इलेक्शन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लड़ी गई कि ना कि सड़क बिजली पानी पे। किसी भी लीडर ने ना सड़क की बात की, ना बिजली की, ना पानी की। तो बात अगर हुई आर्टिकल 370 के हवाले से हुई, 35A के हवाले से हुई, और शायद एक स्टेटमेंट दे रहा है कश्मीर कि जो कुछ कश्मीरियों के साथ हुआ अगस्त 5, 2019, BJP को और मरकज को दे नीड टू रिव्यू दैट डिसीजन। जी, तो ये आज एक मैसेज सामने आया है। सिब्त हसन साहब,
बात यह है कि जब भी बीजेपी कहीं पे किसी रियासत में गई या किसी मरकजी इंतज़ाम वाले इलाके में गई तो उन्होंने पहले वहाँ की एक लोकल पार्टी से इत्तेहाद किया, उनके साथ एक मिल के एक इत्तेहाद करके कोई हुकूमत कहीं पे बनाई या कहीं पे गठजोड़ कर लिया। तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने यह तजुर्बा किया पीडीपी के साथ मिलकर पहले। तो आपको क्या लगता है कि उनको उसका फ़ायदा हुआ अगर उनकी हुकूमत पूरी नहीं चली? देखें, अब आप इसको बहुत ही गहरे अंदाज से देखने की ज़रूरत है जी। जो उन्होंने इससे पहले, अगर आप बीजेपी की बात करें, भाजपा को कश्मीर में ज़मीनी सतह पर वर्कर्स नहीं थे। पीडीपी के साथ जो उनका इत्तेहाद हुआ उससे, यानी हुकूमत में रहने से उनको ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने ज़मीनी सतह पर लोगों को पैदा किया जी। और जो यहाँ पे जिनको माइग्रेंट हम कहेंगे, जो यहाँ से गए थे, आपने अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस की बात की, तो उसमें क्योंकि ये जो इलाकाई जमातें हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कोई भी इलाकाई जमात, उन्होंने उसका बायकाट किया था। उसका भरपूर फ़ायदा उठाया था बीजेपी ने। और आशिक साहब से मैं मुत्तफिक हूँ। आज के जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, अगर मैं जनूबी कश्मीर की बात करूँ, जनूबी कश्मीर में जिस तरह से उनके वर्कर्स काम कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा ज़राया भी थे, तो उस लिहाज से वो हौसला अफजा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो 4 नशस्तों पर अभी तक यानी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये नेशनल उनके लिए यानी विक्ट्री पॉइंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सागर साहब आपसे बात करेंगे तो मुझे आप बताइए, चुनाचे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, आपने जहाँ पर इलेक्शन लड़ा वहाँ पे जीत दर्ज की ली आपने। तो लेकिन मसला मुझे ये बताइए कि आपको इलेक्शन से पहले एक सियासी इत्तेहाद बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या लेकर जा रहे हैं आप लोगों के पास? जैसे आशिक साहब ने अभी कहा कि आज बिजली, पानी और सड़क पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया, एक आइडियोलॉजिकल जंग चल रही है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये इत्तेहाद इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया था जी। इलेक्शन तो अभी ऑल ऑफ सडन अनाउंस किए गए, तो फिर इत्तेहाद ऑलरेडी था ही। गुपकार अलायंस तो खैर अगस्त 5 को ही बना था, उसके बाद एक शक्ल दी गई, तो इलेक्शंस तो ऑल ऑफ सडन अनाउंस किया गया, तो फिर ऑटोमेटिकली लड़ने का फैसला किया गया इकट्ठे। तो इलेक्शंस आगे हो, अच्छी बात है, अलायंस को लेके हो, एक यूनानिमस अप्रोच रहे लीडरशिप का, क्योंकि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आशिक साहब से और हसन साहब से भी कि ये एक मैसेज है। ये मोर देन एक डेवलपमेंट को, मैं नहीं समझता ये डेवलपमेंट के रिलेटेड इलेक्शन रहा था। ये मैसेज था जो पिछले 2 साल में हुआ वो शायद सही नहीं हुआ। नहीं तो एक सबसे बड़ी बात ये इसमें देखी जा सकती है, पीएडीजी या अलायंस के लोगों ने तो कैंपेन किया ही नहीं। अगर आप देखें तो ये एक अलग तरीका का इलेक्शन था। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, एक पार्टी से वापसी रखता हूँ। तो मुझे लगता है टफेस्ट एवर इलेक्शन रहा है हमारे लिए, जहाँ हमें कैंपेन नहीं करने दिया गया, जहाँ हमारे पोलिंग एजेंट्स को इलेक्शन वाले दिन 2 बजे तक पोलिंग होती है और 1 बजे तक वो थाने में रहे हैं। कल की बात है जब हमारे काउंटी एजेंट्स को रेड किया गया घरों पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बीच में ही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। मेयर का इलेक्शन होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट्स एक सेगमेंट में आते हैं। तो ये सब किया गया, मतलब ब्रेजन वायलेशंस हो गई। तो लेकिन लोगों ने वोट किया, उसके बावजूद हम लोगों तक इतना पहुंच नहीं पाए। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स थे और हमारी तरफ से कोई कैंपेन नहीं कर पाया। सागर साहब, आपने इलेक्शन, आपकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और एक इतिहाद में पीडीपी के साथ है, आपकी अवामी मैं आपको वही कह रहा हूँ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको वही कह रहा हूँ। आप लोगों के पास क्या लेकर जा रहे हैं? आपका मुद्दा क्या है? जैसे इलेक्शन तो आपने लड़ा, बिल्कुल, तो इस बात इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपसे लौटते हैं और फिर मजीद बात होगी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण। नींबू नीम चंदन युक्त निब से जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जरा सी अनबन प्यार, जरा सा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का।
एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सागर साहब, आपसे बात हो रही थी। चनाचे हम बात ये आप ये कह रहे थे कि सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के पास क्या लेकर जा रहे हैं। जैसे बीजेपी एक क्लेम करती है कि हम अमन के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करते हैं वो, लेकिन आप लोग तो ये एक इलाकाई जमात है और सबसे पुरानी जमात जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, और पीडीपी ने भी लोगों को बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन इस बार आप क्या दे रहे हैं लोगों अगर को? शायद पीएडीजी या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ डेवलपमेंट और लेन ड्रेन की बात करती, शायद इतना वोटर टर्नआउट नहीं होता। मैं आपको एक बात कहूँ, 2 साल पहले जब यूएलबी इलेक्शंस हो गए, जिस वार्ड से मैं आज इलेक्ट होकर आया हूँ, उस वक्त जीरो वोटिंग हो गई इस वार्ड में जी। वोट कैंडिडेट ने अपना वोट भी नहीं डाला। दैट इज़ द रीज़न यहाँ रिपोल हो रहा है। और आज उसी सोवरा जैसे हसास इलाके में जहाँ 370 एब्रोगेशन के बाद एक ही जगह थी जहाँ से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ 550 वोट पड़ता है। ये डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये एक मैसेज है। मुझे लगता है जैसे अभी आशिक साहब ने फरमाया, ये मैसेज है। और मुझे लगता है कि अच्छी बात, खूबसूरत बात इसमें ये है, अच्छी बात ये है, काबिल तारीफ बात ये है, 370 ख़त्म होने के बाद भी अगर एक अच्छा सेक्शन ये समझता है कि जमहूरी तर्ज पे एक अपनी बात कन्वे की जा सकती है, तो मुझे लगता है इस चीज़ का रेस्पेक्ट होना चाहिए, इस मैंडेट का रेस्पेक्ट होना चाहिए। और जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनसे आप बात कर लीजिए, वो देखिए वो बोल क्या रहे हैं। ये फारूक साहब नहीं बोल रहे हैं, ये महबत जी नहीं बोल रही है, कोई और नहीं बोल रही है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। वोट यहाँ के लोगों ने डाला है, और मैं नहीं समझता ये खाली लेन ड्रेन या किसी चीज़ के लिए वोट है। ये मैसेज है, ये क्लियर कट मैसेज है लोगों का कि एक स्पेस मिलनी चाहिए, एक ओपन ये होना चाहिए, पैरेलल ये मिलना चाहिए। ये खाली बीजेपी रूल स्टेट नहीं लगनी चाहिए, या अब स्पॉन्सर्ड पार्टियां बना रहे हैं यहाँ, वो नहीं लगना चाहिए। आप लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए लोगों को और बात करिए उनके साथ जो सही नुमाइंदे हैं, और वो आज इलेक्शन में आपके सामने प्रूव हो गए। अलायंस बना के इलेक्शन लड़ा है, अलायंस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसका क्या मकसद था, उस पर बात करेंगे। सिफ्त हसन साहब, आपको अब क्या लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ ये ज़मीनी सतह की एक जमहूरी सरगर्मी हुई, एक जमहूरी अमल हुआ, इस बार तकरीबन लोगों ने ठीक ठाक हिस्सा लिया इसमें, 51% पोलिंग हुई अगर हम मजमूई तौर बात करेंगे 8 फेजेस की। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इन पार्टी से जो जीत के आ रही हैं या जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सियासी सूरत हाल कैसी रहेगी? देखें, जो यहाँ की सियासी जमातें हैं जी, उनका अपना इस्तेदलाल है, वो अपना इस्तेदलाल पेश करते हैं। कश्मीर यानी अभी ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात हुए, अगर इसका ताल्लुक देखा जाए तो इसका ताल्लुक तमीर व तरक्की से है, यानी ज़िले में जो तमीर व तरक्की होनी चाहिए जी। लेकिन जो गुपकार अलायंस बना, वो लोगों के पास ये लेके गए कि भाई हमारे जो हुकूक थे उनके बकौल वो हमसे छीने गए हैं, अगर आप हमको एतमाद देते हैं तो इससे एक पैगाम जाएगा जमहूरी तरीके से कि लोग नहीं, उनका ये मैं इस्तेदलाल की बात करता हूँ, क्योंकि सियासी जमात का अपना एक मौक़िफ़ होता है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा। बज़ाहिर जो अभी तक नताइज या रुझानात हैं, जो उनका मौक़िफ़ है लोगों ने उसकी तौसीक़ कर दी। तो जमहूरी तर्ज़ अमल में उस जो उनका ये रहा है, उसमें ये देखा जा सकता है कि जमहूरी तरीके से जो उन्होंने अपनी बात रखी है, वो उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। लेकिन इसमें एक और पहलू है। जहाँ तक भाजपा का ताल्लुक है, भाजपा ने ये कहा कि कश्मीर में जो कुछ हम मतलब ज़िला तरक्याती कौंसिल के जो इंतखाबात हुए हैं वो जम्मू कश्मीर की तमीर व तरक्की के लिए है, और उनका इस्तेदलाल ये है कि लोगों ने उनका साथ दिया। देखें उनका इस्तेदलाल कैसे है। उनका ये मानना है कि देखें कश्मीर से हम यानी कैंडिडेट्स, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मुझे ऐसा ही लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग हमारी जो हमारी बात है भले ही कम, लेकिन लोगों ने हमारी बात से इत्तेफाक किया है। यहाँ एक और बात मैं बहुत ज़हनीशीन कराना चाहूँगा आपको। एक और इलाकाई जमात तश्कील दी गई जिसका नाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। उसका भी इस जो ये ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात थे उसमें उसने भी एक बड़ा रोल अदा किया। भले ही उसके हक में क्या आया या क्या नहीं आया, उस जावे को भी परखने की जरूरत है। फरामोश नहीं कर सकते हैं, बात मजीद जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे।
ये नाजरीन एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सिब्त हसन साहब, हम जो बात कर रहे थे कि आप जो इस्तिदलाल की बात कर रहे थे, अपनी पार्टी की आपने बात छेड़ी, तो लेकिन जो अपनी पार्टी आप देखेंगे ये एक इलाकाई जमात से ही निकले हुए सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपनी पार्टी तश्कील दी, और आज जो लोग पहले हुकूमत में भी थे या उन पार्टीज़ के साथ में थे वो उनकी आज मुखालिफत करते हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आप थोड़ा सा जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, मैंने कहा एक और इलाकाई जमात इन इलेक्शन से पहले या 370 के यानी खात्मे के बाद वजूद में आई जी, और उसके वजूद में आने के असबाब तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ना इल्ल उसके मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस जावे को भी देखना होगा। भाजपा के पास 4 सीटें हैं, 4 नशस्तें हैं अभी तक, जो रुझानात हैं कश्मीर से फिलहाल जो रुझानात या जो नताइज सामने आए हैं, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा दावे भी थे, लेकिन अभी तक रुझानात हैं वो कहाँ तक उसमें खरे उतरे हैं, ये भी एक देखने की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो नाजरीन को हम ये बता दें कि हमारे साथ अब प्रोग्राम में बीजेपी के एक लीडर और मीडिया इंचार्ज जनाब मंजूर भट्ट साहब जुड़े हैं, उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मंजूर साहब, आपका पहले खैर मकदम करेंगे। शुक्रिया जी। तो आज जो रुझानात सामने आए हैं, कुछ नताइज सामने आए जी। बीजेपी के लिए। अभी हम देख रहे थे कि जो 3 सीट्स आपने कश्मीर से जीती हैं, जम्मू में भी आपकी पोजीशन फ़िलहाल ठीक ठाक है, अगरचे ये देखा जा रहा है सियासी नज़रिए से कि ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आपका क्या नज़रिया है, किस जाविये से देखते हैं आप? देखिए, अगर इस इलेक्शन की हम बात करें तो बीजेपी ने ये जो चुनाव लड़ा था, ये डेवलपमेंट, डायनास्टिक फ्री पॉलिटिक्स और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, उस पर लड़ा था। जी, जिस तरीके से जो गुपकार, हम तो उनको आप अलायंस कहते हैं, हम गैंग कहते जी। हैं, गुपकार गैंग ने जिस नहीं, तरीके आप से, उसको गैंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गैंग अप हुए, जब कुछ लोग मिलते हैं गैंग अप होते हैं। जब हम वर्ड गैंग यूज़ करते हैं ना, तो आम लोगों के जहन में एक अलग सी बात आती है। नहीं, गैंग ऐसे भी हम क्या आप दोस्तों उसको में भी एक्सप्लेन गैंग करेंगे बना- हमारे आम लोग हम नाजरीन के लिए? दोस्त गैंग क्या अगर होगा? 5-6 मिलेंगे तो उसको भी गैंग कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 5 पार्टियां मिली है जी। एक पार्टी को हराने के लिए। ऑल वर्सेस बीजेपी हुआ था इनका। ओके। पहले इन्होंने काफी दावे किए कि हमारे कैंडिडेट्स को बंद रखा गैंग है, से आपको हमें- कोई नेगेटिव मतलब नहीं है? नहीं, हमारा कोई नेगेटिव मतलब, लेकिन गैंग अप हो गया है तो हाँ, गैंग बिल्कुल समझते हैं। बिल्कुल। तो मुबशिर साहब, इन्होंने इतने दावे किए थे, आपने देखा महबूबा साहिबा का किस तरीके से ड्रामा हुआ, मुझे जी घर में बंद किया गया, मुझे कैंपेनिंग करने नहीं दी जा रही है। सुबह तक, जब तक चुनाव इनके फेवर में नहीं थे, तब तक यही चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। जब चुनाव इनके फेवर में आ गया तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट आ गया। लेकिन आज जो मैं समझता हूँ, अगर बीजेपी को कम सीट्स आई है, लेकिन आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। 70 साल से कश्मीरी नौजवान ने मुसीबतें देखी है, उसकी नौकरी का हक मारा गया है, उसकी सड़कें, पोल, बिजली, इस मुसीबत से उसको महरूम रखा गया। लेकिन कहने का मतलब, अगर आज जीत हुई है, आज उस गरीब माँ की जीत हुई है जिसका बेटा आज अपने ब्लॉक में अपना काम करना चाहता है, आज उसकी जीत हुई है। तो मैं समझता हूँ आज बीजेपी को बड़ी सीटें कम मिले। पिछले 70 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मोटे तौर देखें तो हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक अपर हैंड और हुकूमत रही है ज़्यादातर। तो सागर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मुझे लगता है कि इनको अपना रद्दमल देना चाहिए। आपकी बात? देखिए जी, अगर ये सियासत है कि 270 लोग या 280 लोग, 40 लोग इलेक्ट होके आएंगे और एम्पावर होके यही डेस्टिनी चेंज करेंगे पूरे मुल्क की या एक रियासत की, तो मैं नहीं समझता। अभी तक बहुत से लोग इलेक्ट होते आए हैं, और अगर डेवलपमेंट इंडेक्स आप देखें जम्मू कश्मीर का, तो ये मुल्क के एक मिडिल इसमें आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा, 15, 16, 17 के करीब किसी स्टेट पे आ जाएगा। इतना भी वर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यहाँ की डेवलपमेंट का। हालांकि यहाँ हालात पिछले 30-32 साल से ख़राब है, ट्रबल टर्न स्टेट है। जितना क्लेम किया जाता है बीजेपी की तरफ से, इतना ये जो गैंग बोलते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए गैंग को लोगों ने वोट डाला है जी। अगर आप उसको गैंग नेगेटिवली कहते हैं तब भी, अगर आप पॉजिटिवली गैंग कहते हैं तब भी, साफ कर दिया कि उसमें तो कोई नेगेटिव मीनिंग चले लेट अस टेक इट इन पॉजिटिव सेंस। लोग अगर ये गैंग नाम ही बोलते तो लोगों ने गैंग को वोट क्यों डाला जी, एक रीज़न है जी। और आप कहते हैं जी आपने कहा कैंपेन करने नहीं दिया। मैं एक मिसाल हूँ, एक हमारी लीडरशिप मिसाल है। आपने बाहर नहीं निकला, हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, इंश्योर किया गया कि हम लोगों तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन वो मसला नहीं है। मसला अब ये है कि अगर लोगों ने वो डाला है, अगर लोगों ने दोबारा भरोसा किया डेमोक्रेसी पे, इस मैंडेट का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। हमारी अपील होगी, आज इस फोरम से भी हम बोलेंगे, कल भी हम बोलेंगे। आप इसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को 10 सीटें मिली, किसी को 80 मिली, किसी को 90 मिली। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ सुबह से, सबसे बड़ी बात यह है लोगों ने ट्रस्ट 370 एब्रोगेशन के बाद भी किया है। अगर बीजेपी क्लेम करती है लोग हमारे साथ है,
फिर कम से कम 100 सीटें होनी चाहिए थी, 150 सीटें बीजेपी के जी, पास, जी। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ जी। को। तो आपका यहाँ आपका कहना ये है कि लोगों ने 370 के एब्रोगेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। Absolutely. मैसेज ये आई है। इस पर Absolutely. मजीद बात होगी, Absolutely. लेकिन पहले एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नाजरीन लौट के आते हैं, फिर मजीद बात। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करे बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। वेलकम बैक। नाजरीन, बात हो रही है आज के जो डीडीसी इलेक्शंस की नताइज सामने आए हैं, रुझानात अभी तक जो सामने आए हैं, उस पर बात हो रही है। मैं अब रुख करना चाहूँगा आपकी तरफ से सिप्त मोहम्मद हसन साहब। आप कैसे एनालिसिस करेंगे जो इल्ज़ामात बीजेपी लगा रही है यहाँ के पिछले 70 सालों की इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर? अगर हम देखेंगे, बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है, कुछ और पार्टियों ने की है, लेकिन ज़्यादातर जो इक़्तिदार रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आया, उनके कब्ज़े में रहा। बीजेपी कहती है कि हम करप्शन फ्री जे.एंड.के, ये इस पर बहुत जोर देते हैं, करप्शन फ्री जे.एंड.के बनाना चाहते हैं। तो करप्शन किसने किया है यहाँ पे? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है? देखें, जो भी सियासी जमात होती है जी, सियासी जमात किसी भी इलेक्शन में आने से पहले जी, एक गोल सेट करती है, ठीक है। तो कश्मीर के हवाले से बीजेपी ने एक तो एग्रेसिव कैंपेनिंग की, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी नेशनल क्या कहते हैं इन्हें, भाजपा ने। जी, दूसरा, जो देखें मामलात लोगों को आप कैसे समझाएं, यानी लोगों को कहने के लिए तो कुछ यानी कुछ ऐसे नुकात होते हैं जो लोगों के जहन में उतारने होते हैं। तो बीजेपी ने एक खाके के साथ जो नुकात रखें, करप्शन फ्री और तामीर व तरक्की के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अभी आप चले, नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम अब यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हो चुकी है। तो आप मुझे ये बताइए, एक सहाफ़ी होने के नाते मुझे आप ये बताएं कि आप कितनी चेंज देख रहे हैं ज़मीनी सतह पे? अगर आपको विजिबल चेंज आती है तो इसका खैर मकदम होना चाहिए। अगर विजिबल चेंज नहीं है तो ये लम्हे फिक्रिया है। फिर जी, जो भी कोई पार्टी हो, देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये जो इलेक्शन हुआ, मैं इस इलेक्शन के बारे में आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल भी तामीर तरक्की की बात नहीं की। या जो गुपकार अलायंस है, वो लोगों से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वोट इसलिए मांगा, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट देते हैं, हम नई दिल्ली को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो हमारे हुकूक हैं, जो उनके बकौल हमसे छीने गए हैं, उन्हें हम बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आपको भाजपा है, भाजपा ये कहती है कि दुनिया की कोई ताकत, जो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हुई हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं। उनका ये कहना है कि ये दो ही चीज़ें हैं इसमें, या आपको हिंदुस्तान का पार्लियामान यानी नई दिल्ली की पार्लियामान ये वापस देगी या सुप्रीम कोर्ट। ये वाज़ेह तौर पर जो भाजपा का मौक़िफ़ है। अब आप ये देखें कि जो यहाँ की एलजी इंतज़ामिया है, उन्होंने इस इंतखाबात के हवाले से जो अपना रद्दमल पेश किया है, वो मैं जिस एंगल से मैं उसको देखता हूँ, उन्होंने कहा कि भले ही किस जमात को सबकत हासिल हुई या किस अलायंस को सबकत हासिल हुई, लेकिन हमारा जो फ़ैसला था कश्मीर के हवाले से वो सही सन्मत जा रहा है और लोग जमहूरी इक़्तिदार या जमहूरी कदरों पर यकीन रखते हैं और उन्होंने उन जमहूरी कदरों को अपनाया और वो भारी तादाद में घरों से बाहर आए और उन्होंने अपनी हकदही का इजहार किया। जी, मंजूर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने इन तकरीबन हमारी 7 इलाकाई जमातें हैं जिन्होंने ये अलायंस बनाया, इसको ये लोग अलायंस कहते हैं और आप इसको गैंग के नाम से पुकारते हैं, गुपकार गैंग। गुपकार अलायंस जब बना, आपके कौमी सतह के लीडरों ने इनके लीडरों को एंटी नेशनल बताया,
और लोगों तक एक मैसेज पहुंचा है कि ये लोग एंटी नेशनल्स हैं, इनको एंटी नेशनल्स के साथ कंपेयर भी किया गया कि ये इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान से आया हो, इस तरह की बातें करते हैं। देखिए तो लेकिन आज जो रुझानात और नताइज सामने आए हैं, वो आपने अभी कहा कि जमहूरियत की जीत है, ये लोगों का फैसला है, ये लोगों का मैंडेट है। आज किस नज़र से देखते हैं आप इनके लीडरों को? क्या ये अभी भी एंटी नेशनल? देखिए, जहाँ तक आप एंटी नेशनल की बात करते हैं, वो वाकई में हमारे जो स्टेटमेंट्स आई थे, जब एक जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हो महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब फारूक अब्दुल्ला साहब चाइना को पुकारेंगे, जब महबूबा साहिबा कहेगी कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, तो उनको हम एंटी नेशनल ही कह सकते हैं। जब ये बीजेपी के साथ, जब इनको बीजेपी मिनिस्टर बनाती है, जब इनको उठा के यहाँ से यूनियन मिनिस्टर बनाती है उमर अब्दुल्ला साहब को, तब बीजेपी अच्छी होती है, तब बीजेपी गलत नहीं होती है। लेकिन जब ये सरकार से बाहर होते हैं तब बीजेपी गलत होती है। तो ये बात आप गैंग अप नहीं, मेरे को लेट मी कंप्लीट सर। आपके यहाँ पर मेरे सहाफ़ी एक दोस्त बैठे, इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट देखी नहीं। मैं समझता हूँ बीजेपी को आए हुए जम्मू कश्मीर में जुमा 8 दिन हो गए, 3 टाइम चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे, क्या इन्होंने कभी इनसे हक तलफी की कि क्या इन्होंने क्या डेवलपमेंट 70 साल यहाँ पर 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या की? हमने 3 साल यहाँ पर सरकार चलाई, वो भी हम 3 ही साल चला पाए। आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, सर मैं समझता हूँ जो हमें आप जो बता रहे हैं, हमारे सहाफी दोस्त भी मैं यहाँ मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा कि 370 के बाद डेवलपमेंट दिखी नहीं क्या? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मरकज में थी, 30 साल सरकार चलाई, क्या आपने इनसे पूछा कि आपने कश्मीरी नौजवानों, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया? हमने एम्स हॉस्टल, हमने डिस्ट्रिक्ट्स में एम्स हॉस्टल दे दिए, हमने मेडिकल कॉलेजेस दिए, हमने जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं भाजपा के गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज 4 वे नहीं था, हमने तेज रफ्तार पहले में आपका जो एक छोटा सा मीडिया ने ऐसी बात एविएशन के मिनिस्टर शहनवाज हुसैन साहब थे, उन्होंने आप वहां जाके वहां एक फाउंडेशन प्लेट लगा है, आप देख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ मुझे इनसे एक बात पूछनी है। अभी इन्होंने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब सेंटर में मिनिस्टर बनते हैं तो तब बीजेपी अच्छी होती है उनके लिए, और आज बीजेपी ठीक नहीं है। ये अप्लाई आपकी पार्टी पर होता है। आपने पीडीपी के साथ अलायंस करके यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई, और तब पीडीपी एंटी नेशनल नहीं थी, उसके लीडर एंटी नेशनल नहीं थे, आज एंटी नेशनल हो गए वो आप। सर देखिए, आपके दोस्त रहे होंगे कुछ, सर मुझे मेरा क्वेश्चन आंसर दे देने दीजिए। बिल्कुल, हमारे सर मिनिस्टर रहे, आज ये एनडीए आप वही उसी। सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हमने पीडीपी के साथ 3 साल गवर्नमेंट चलाई, लेकिन हम एक इंसान है और हमारे दोस्त होते हैं, और जब दोस्त कोई बिगड़ जाए फिर उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी पड़ती है। हमने जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी जो मुफ्ती सैयद साहब, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डेवलपमेंट पे किया था, जो कि फिर 3 साल हमने हुकूमत में महबूबा साहिबा को जो हमने बार बार बताया कि वो उस पर खड़ी नहीं उतरी है, जिसकी वजह से हमें उस टाइम कोalition तोड़नी पड़ी। हमने 3 ही साल सरकार चलाई। चीफ मिनिस्टर उनके पास हमारे पास छोटी सी बात है, जरा वो नुकात पड़े जो राम माधव साहब और पीडीपी के दरमियान जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उसको जरा आप पढ़िए बगौर। मैं मंजूर साहब को ये दावत देता हूँ, उन नुकात को आप पढ़ें, फिर आप बात करें। मैं रद्द-ए-अमल लूंगा सलमान साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे रद्द-ए-अमल लूंगा इनकी बात का, और जो सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने बात की इसका भी रद्द-ए-अमल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक वक्फा जब लोग हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आज जो इंतखाबात के नताइज और रुझानात सामने आए, ये खुसूसी प्रोग्राम उस पर चल रहा है। सलमान साहब, मैं आपका रद्द-ए-अमल लेना चाह रहा था जो मंजूर साहब ने जो बात कही। मंजूर साहब से तो खैर थोड़ा सा यहाँ इख्तिलाफ है ही मुझे, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ।
ये ओवरऑल जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है और जो अक्सर मीडिया के हमारे दोस्त भी बोलते जाते हैं जी अक्सर और ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस से रूल किया है। आप उसे देख लीजिए उठा के नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटल मिला के पिछले 72-73 साल में कितनी देर यहाँ रूल किया हुआ है, हमारे कितने चीफ मिनिस्टर। जब मैंने ये बात कही तो मैंने आपको कंपेयर किया। नहीं मैं अब मेरी बात मैं सिर्फ ये मैं ऐड करना चाहता हूँ अगर ये 27-28 साल के करीब अगर आप सारा देखेंगे और उस 28 साल में आप ये भी देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है शेर कश्मीर के वक्त में, और उसके बाद शेर कश्मीर जब 75 से लेके 83 तक आए हैं, और फारूक साहब के 11 साल भी आप इसमें ऐड कर लीजिए जब वो वक्तन फ़ौक्तन चीफ मिनिस्टर बने, और उमर अब्दुल्ला साहब के भी 6 साल आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये सारा मिला जुला के कोई 28 साल 30 साल के चलिए आप 30 साल मान लीजिए, और 72 साल में आप 30 साल निकाले, वहाँ देखिए बाकी कितना रहता है। और उन 30 साल में आप देख लीजिए वो एक बहुत बड़ा डिबेट है, वो मैं यहाँ आपको 2 मिनट नहीं बोल सकता। आप चाहे उसमें आप यहाँ के अस्पताल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें स्कीम्स की शक्ल में, आप बाकी चीज़ें देखें, यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ देखें, आप यहाँ वो देखिए वो किस वक्त में बनी है, वो डिबेट अलग है। लेकिन आप हर चीज़ को कश्मीर को बैकवर्ड बना के प्रेजेंट करेंगे और अभी भी दिखाएंगे आपकी नहीं जी यहाँ लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, यहाँ लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, यहाँ अभी रोड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप इसको खुद ही प्रमोट करते हैं, खुद ही आप होर्डिंग चढ़ाते हैं, खुद ही आप इसको नहीं गांव ठीक है, आप मॉडल आप बैक टू विलेज और मॉडल विलेज की बात करते हैं, यही गाँव यही हमारी एडमिशन बोलती है। और आप ये भी देख लीजिए पिछले 32 साल में, खास तौर पे पिछले 32 साल में 10 साल के करीब गवर्नर रूल रहा है जी, तो वो 20 साल में कोलिशन बनी है जिसमें बीजेपी भी हिस्सा रहा है, तो डेवलपमेंट कहाँ गई? आप खाली नेशनल काउंसिल को पिन पॉइंट क्यों करते हैं, या फॉर दैट मैटर पीडीपी को इस वक्त? अगर 10 साल गवर्नर रहा और 6 साल बीजेपी, 3 साल बीजेपी और 3 साल बीजेपी भी सरकार में रही, तो वो 13 साल होते हैं। 13 साल की डेवलपमेंट जरा इंग्लिश में पूछते हैं, आपने 13 साल में क्या किया? 3 साल हो गए। नहीं 3 साल मैं तो कह रहा हूँ 30 साल में मैं तो आपकी चैनल की वसादत से कहता हूँ एक व्हाइट पेपर इशू कर लीजिए, आप क्यों नहीं करते? आप देख लीजिए पिछले 70 साल में कब डेवलपमेंट हुई है, कब यहाँ आप तो आज एक हॉस्पिटल बनाने में आप 5 साल से आप अभी अपने जो आप मेडिकल कॉलेज आप बना रहे हैं, पीरज़ादा साहब शायद एग्री करें या ना करें, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो मेडिकल कॉलेज की बात आज कर रहे हैं, आप देख लीजिए शेर कश्मीर के वक्त सिक्किम कब शुरू किया गया और वो कब बना, अभी आपकी मेडिकल कॉलेज में एक ब्लॉक नहीं बन पा रहा है। सलमान साहब मुझे डेवलपमेंट का ये पेस है आज की डेट में। देखिए बात ये निकल के आती है, चनाचे आप अभी कह रहे थे कि आपको भी जाना है, कुछ जल्दी है, मसरूफियात हैं आपकी, बहरहाल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपसे और मंजूर साहब से, आप सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी खूबियां गिनवाते रहते हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं? मैं तो कहता हूं, मैं उसका तजिया आशिक साहब से भी कराऊंगा। सुबह से आप अपनी खूब ये लोग कहते हैं हमने एयरपोर्ट दिया आपको, कश्मीर में एयरपोर्ट इन लोगों ने बनाया, साहब इसका जवाब दूंगा। आपने बनवाया। नहीं, मैंने आपको कहा वो डिबेट बहुत अलग है, उसके बहुत टाइम हम वो अलग से डिबेट होना चाहिए। मैं तो सुबह से कह रहा हूँ, आज जितनी मेरी जिनसे भी मैं मुखातिब हुआ, मैं कह रहा हूँ आप हर चीज को एक्सप्लॉइट मत कर लीजिए डेवलपमेंट के नाम पे। अगर यहाँ के सेंटिमेंट की बात हो रही, अगर यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में भरोसा करके कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हो तो वो सुन लीजिए। आप उसको भी डेवलपमेंट के नाम पे थोपते हैं, भाई 32 साल में कुछ नहीं हुआ, 72 साल में कुछ नहीं हुआ। भाई लोग कुछ अगर आपके स्कैम है वो आप निकाल रहे हैं, वो आप देख लीजिए, जब प्रूव हो जाएंगे तब देखेंगे। आप खाली स्कैम के नाम पे ही दबाना चाहेंगे लोगों को, लेकिन ये आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आज आपने इतना कहा, आपने इतना स्कैम कहा, आपने इतना लोगों को सब कुछ किया आपने, लेकिन उसके बाद भी रुफाई साहब उसके बावजूद भी आपका ये सब कहने के बावजूद भी लोग पीएजीडी को या अलायंस को या आप डायनास्टी को बोलते हैं, फारूक साहब को वोट करते हैं। आप इसमें मैसेज देख लीजिए लोग क्या चाहते हैं, आप इसको फारूक साहब, महबूबा जी और वाकई में देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लीडर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नेट में हैं। बिल्कुल। और आज भी मैंने देखा कि पुलवामा से हमारे वहीद पर्रा साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। फिलहाल एनआईए की नेट में है। मैं रुफाई साहब, आप मुझे बताइए क्या आपका इल्जाम, जी नहीं मैं आपसे ये सवाल लूंगा, क्या आपका इल्जाम ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के नेट में आपके लीडर आ रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी एक दबाव के तहत करवा रही है कि ताकि आप लोगों के पास? मैं ये टाइम प्रूव करेगा, और जब इसमें फैसले होंगे, अदालती फैसले होंगे, वक्त पे बात आ जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप एक्सप्लॉइटेशन मत कर लीजिए, चाहे वो केसेस है
विजिलेंस केसेस है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे। आप ये देख लीजिए, लोगों ने अगर सर, वो ब्रेवली एजेंसियां वोट खुद किया है, मुख्तियार है। अगर लोगों ने उनको वोट जिस किया है तरीके से 370 investigation करनी है, करें। 370 हम उसमें कोई interfere नहीं 370 के अपनी इंटरफेरेंस तो हमें पता वो है, खुद हमें मुख्तियार कैसे एजेंसीज कैंपेन है ना, करनी आप चाहिए। यही नहीं कह सकते। 370 के एप्लीकेशन के लोगों बाद को आज एक solid message देना है। 370 के मुझे नहीं लगता है कि हमने आपको यहाँ बुलाया, आपकी खुद गिनवाई। यहाँ बीजेपी के मेरे दोस्त हैं, सलमान साहब, बीजेपी के मेरे फ्रेंड सलमान हैं, साहब, हमने आपको यहाँ पे बुलाया मैं है, आपको लोगों को मैं कोई आपको मैसेज दे कहूँ, दीजिए, नहीं, उनको क्या फायदा हो रहा है? लोग सर्वे करना चाहते जेके हैं। स्कैम अगर नहीं हुआ आप था, आज इस- एक बहुत बड़ा हमारी- स्टैंड हो इसके लिए नहीं। मंजूर साहब, हमारी- हमने सलमान साहब, मैं मेरी- आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सियासी लीडरान हैं, मंजूर साहब हैं, आप हैं, हमने आपको दावत दी है यहाँ पे आज हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आप यहाँ पे अपनी खूबियां नहीं, मैं नहीं गिनवा गिनवाएंगे। रहा। आप मेरी बात सुन रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहा है? भाई साहब, मुझे- आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, इल्जामात आज- नहीं, और नहीं, जवाबी नहीं, इल्जामात। मैं आपको इससे हम कोई मैं पहुंचने आपको वाले ये नहीं नहीं। गिनवा रहा, हमने नहीं, क्या नहीं, किया। मैं मैं आशिक सिर्फ साहब- आपको मैं ये आशिक कह रहा हूँ, साहब मैं कंक्लूड करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ। जी। हम अर्ज करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप आज के मैंडेट को एसेस कर लीजिए। आप मुल्क के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हैं। बात है। ये आप बात आज मेरा के मैंडेट को सवाल एसेस मंजूर साहब से करिए। कहा अगर कि लोगों ने इनकी नजर में- इतना हाइप दिया, अगर आपने इतना हाइप दिया कि भाई बीजेपी ने सब कुछ किया, 370 करके ठीक किया, जम्मू में आपका, अगर आप जम्मू का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपके पास जम्मू में कम से कम 100 सीटें होनी चाहिए को बचाने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए आप गैंग अप हो गए हैं। आशिक साहब, आप आशिक एक साहब, सवाल आशिक पूछूंगा, साहब, पीडीपी और आप- एनसी, आप- पीडीपी और आप- एनसी, मैं तो ये बोल रहा हूं। जिनकी देखिए, आइडियोलॉजी अलग है, वो कैसे आशिक मिले? साहब, आशिक जिनकी साहब, आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, जो ग्राउंड पे अलग मंजूर साहब, आप अलग रहते हैं। बहस में हिस्सा PDP लीजिए, और- अपना दे नहीं लेनी। मैं कोई अपर हैंड नहीं, कोई हम बहस में यहाँ पर एक बहस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को एक सॉलिड मैसेज मिले कि आज वो क्या उन्होंने हुआ। दिया है आज। नहीं, आप अब वो मुझे लोगों देखिए, ने मैसेज मुझे दिया है, वो आशिक मेरे साहब, कहने मुझे से, लगता है कि सियासी मंजूर जमातों साहब के के लिए कहने जम्मू से कश्मीर या जो है पीर साहब के कहने एक से नहीं हो तजुर्बा सकता। गाह बनी हुई है। मुझे यहाँ लगता के है लोगों लोग- पर तजुर्बा कर रहे हैं ये लोग। जी, ये कह रहे हैं एयरपोर्ट मैंने दिया, वो कह रहे हैं schemes हमने- मैंने मैं नहीं दी। कह रहा। That is not the point. आप इसका तजिया कैसे करते हैं कि ये वो जो जिस दौर में इल्जामात होगा। और जवाबी इल्जामात आ रहे हैं? मैं देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर का जो मसला है, ये डेवलपमेंट का मसला नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक है। आएगी। और दूसरा ये है कि डेवलपमेंट हर कोई कोताही होती है। जी, वो पीडीपी से भी हुई होगी, एनसीपी से भी हुई होगी, जब बीजेपी ने हुकूमत की। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्या अगस्त 5 के बाद कश्मीर में सड़क, बिजली, पानी डोमिनेंट इश्यूज है? नहीं। और दूसरा मुझे दोनों के लिए मेरे पास सवालात है। बीजेपी के लिए ये है कि आउट ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो अभी तक के रुझानात है, जिस तरह से लोग जीत के आ रहे हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट्स में अलायंस के चेयरपर्सन होंगे और सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में शायद बीजेपी के चेयरपर्सन होंगे। और दूसरा सवाल सलमान साहब से कि कश्मीर में इतना स्कैटर्ड वोटिंग पैटर्न क्यों हुआ? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी और एनसी आपस में भी लड़ रही हैं। आपने देखा श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 14 सेगमेंट्स है, 7 सेगमेंट इंडिपेंडेंस जीतते हैं जी, 4 सेगमेंट अपनी पार्टी जीतते हैं जी। और पीडीपी और एनसी 2। तो इनमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। ये कह रहे हैं कि हम इत्तेहाद में हैं, हमने बहुत अच्छा किया, एक आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेटेड पॉलिटिक्स लोग चाहते थे एनसी पीडीपी करे कश्मीर से, वो नहीं हुई। इसी तरह जिस तरह की एक्सपेक्टेशन जम्मू से थी लोगों को बीजेपी से, वो उस पर खरे नहीं उतरे। मुझे लगता है दोनों के लिए मैसेज है लोगों को लिए, पीडीपी के लिए भी एनसी और बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ये फिक्र ये है, 2014 में उनके पास 25 सीटें थी जम्मू से बिल्कुल, और आज वो सिमट के रह गए हैं 5 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। जी। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फिक्र ये है कि बीजेपी इज इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट पार्टी इन J&K, नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो बोथ ऑफ देम शुड रिप्लाई व्हाट हैज हैपेंड टू देयर। ये जो पीएजी बनाए, क्या एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? नहीं। और क्या बीजेपी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इनको लगा कि इनका वजूद खतरे में है? पीएजीडी इंडिविजुअली एक आइडियोलॉजिकल अलायंस था, बट दे हैव फेल्ड टू पुट अप अ जॉइंट फेस। जी जी, आशिक साहब इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना पड़ेगा यहाँ पे। नाजरीन, एक वक्फे के लिए रुकते हैं, बातचीत को बाद में जारी रखेंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है।
मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक नाजरीन। सलमान साहब, चनाचा आप अभी ये कह रहे थे कि आपको जाना होगा, तो आप अपनी बात पूरी करें तो उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आशिक साहब ने कहा स्कोप इम्प्रूवमेंट का है जी। एक जल्दबाजी में इलेक्शन अनाउंस किए गए और इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें बहुत कम वक्त मिला कैंडिडेट अनाउंस करने में, क्योंकि बीजेपी का तो प्लान था कि इलेक्शन करने हैं। हमें तो बिल्कुल एक अचंभे में डाला गया कि हमने इलेक्शन अनाउंस किए और जल्दी जल्दी में हमने अलायंस भी किया और कैंडिडेट्स भी हमें ढूंढने पड़े, जबकि इनका ऑलरेडी इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ था। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सही बात है, मैं सेकंड करता हूं इस चीज़ को। अगर कहीं कमियां रही हैं, अगर ये आइडियोलॉजिकल अलायंस है तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की जरूरत है। एक आपसे सवाल था, मैंने पहले ही सवाल पूछा था आपसे। इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू पावर पॉलिटिक्स, इट शुड बी कन्फाइंड टू जो इसके लिए पर्पस है, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस को सॉल्व करना है। बिल्कुल। एक सवाल जो मैंने आगाज में आपसे पूछा था कि अलायंस बनाने का क्या मकसद था, क्या आपको लगा कि बीजेपी थोड़ा उभर रही है जम्मू कश्मीर में और आपकी पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ने लगा है और अलायंस बन गया उस वजह से? देखिए जी, बीजेपी ने यहाँ 2-3 सीटें जीती हैं, जो भी अब नंबर बनेगा फाइनली, मैं नहीं समझता ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है एक रूलिंग पार्टी के लिए जिनका इतना दबदबा है, जितना दबाव है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता ये बड़ी बात है। लेकिन डेमोक्रेसी में जीता, हम उस डिसीजन का वेलकम करते हैं, हमें मानते हैं। हाँ, कहीं बीजेपी आ गई, लेकिन अगर आप उसको इतना बढ़ा के बोलेंगे, अगर इतने यूनियन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं, स्मृति जी आ रही हैं, उसके बाद 3 सीटें लेते हैं कश्मीर में और जो बिल्कुल डेरा यहाँ डाले हुए थे, उसके बाद मैं नहीं समझता बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी में जो जीता है, लोगों ने वोट किया है, वी शुड एक्सेप्ट दैट एंड वी कांग्रेचुलेट देम एंड वी आर श्योर। बहुत शुक्रिया, सब मिलके बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जनाजा आपको अब जाना होगा तो आपसे रुखसत लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो मंजूर साहब, बात मैं अब आपकी तरफ आऊँगा। अभी आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना है, लेकिन जैसे कि अभी सागर साहब ने जाते जाते बात कही कि आपके इतने बड़े लीडर आए कैंपेन के लिए, स्टार कैंपेनर्स जिसको आप बोलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, क्या वो फेल हो गए सारे? ऐसा कुछ नहीं है अभी रुझान, क्योंकि ये आज ईवीएम मशीन पे वोट नहीं डालना था, ये बैलेट वोट था। तो वोटिंग तो मशीन में गिनने में उसमें क्या नहीं, गड़बड़ होती उसमें है? थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको गिनने में थोड़ा टाइम लगता है। रुझान अभी पूरे आए नहीं है। बीजेपी में जहां तक समझता हूं, जो हमारे स्टार, जिनको स्टार आप देखिए ना, कश्मीर की बात कर रहे हैं जी, हम कश्मीर की बात देखिए, हमने कहीं पर, मैंने आपको कहा कि हमारे कहीं पर हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को भी सपोर्ट किया है। जैसे आज हमारे हरबख्श साहब जो आज त्राल से जीत के आए, और हमारे वहाँ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है अवतार सिंह साहब, वो हमारे पार्टी से, उनको सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर स्टार कैंपेनर आए, मैं समझता हूँ कि आज तक बहुत कम होता था जब बाहर से वजीर आते थे और वो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला के साहब के घर जाते, चाय पी के, कबाब खा के वापस जाते थे। जो लोग बेचारे मुसीबत में होते थे या जो परेशानियां यहाँ पर होती थी, वो बहुत कम देखी जाती थी। आज मरकज के वजीर आए, जो मोदी साहब के दाएं बाएं बैठे होते हैं, वो आज देखिए ना कहाँ कहाँ पहुंचे। वो सिरी गफारा, कुपवारा, वैसू, कुलगाम, हर एक जगह लोगों से मिले और लोगों ने अपनी परेशानियां देखी। उन्होंने देखिए ना कहीं जो आज ग्राउंड जीरो की मैसेज, जो एक आम कश्मीरी की आवाज है, वो आज मोदी साहब तक पहुंचती है, हमारे वजीर आजम तक पहुंचती है। इसको आप अप्रिशिएट कीजिए। और आज हम बड़ी नहीं, वो एड्रेस की बात है। मेरा भी एक सवाल, छोटा सा सवाल है मंजूर साहब से कि क्या ये रेफरेंडम है आर्टिकल 370 को लेकर? क्योंकि आपके जो बड़े लीडर्स थे, देखिए, उन्होंने ही कहा 370 के साथ आप इसको मत कंपेयर कीजिए। आर्टिकल 370 अगर होता तो आज वोटिंग नहीं होती। मैं कह रहा अनुराग ठाकुर साहब ने जो श्रीनगर में स्टेटमेंट, एक यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बनाया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी, तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो फिर इलेक्शन तो बाइकआउट होना चाहिए था लोगों की तरफ से। लेकिन लोगों ने तो वोट डाला ना, 50%, 60% लोगों ने वोट किया। मैसेज तो दिया ना आपको लोगों ने, मैसेज तो दिया ना लोगों ने आपको कि वो किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, किस तरफ जा रहे हैं? 370 को लेकर अगर आपके हिसाब से 370 के खिलाफ कश्मीरी आवाम थी तो वो वोट नहीं करते ना। तो आज तिरंगा आप देख रहे हैं कहां पर। नहीं, मुझे लगता है मंजूर साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि जो इनके कैंडिडेट्स थे, जो इन्होंने एक हवा बनाई,
आपने देखा कि इन्होंने पहले चीन को पुकारा, यहाँ से तिरंगा नहीं उठाएंगे, इस तरीके की सिंपैथी हासिल करके इन्होंने जो कैंडिडेट्स उठाए और जीते। प्रोग्राम में तो अब आप खुद समझ सकते, एक इनका एनआई कस्टडी में है, वो जीते हुए। जो आप तिरंगे की बार बार बात कर रहे हैं कि किसी लीडर ने कहा है कि मैं तिरंगा तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक 370 बहाल नहीं होगा, उसका रद्द-ए-अमल हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, आपका इस्तकबाल है जनाब। थैंक यू। आपको मुबारकबाद भी। थैंक यू। तो ये पीडीपी के लीडर हैं, ये जो तिरंगा न उठाने की बात हो रही है, आप सुन रहे थे ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो, तो इसका रद्द-ए-अमल आप कैसे देंगे? सबसे पहले क्योंकि उस बात पे महबूबा मुफ्ती जी को एंटी नेशनल का सबसे पहले एक बात क्लियर करूं, जो कुछ चीज़ें मंजूर साहब ने, हमारे दोस्त ने कहा, मैं ये जो बात कह रहे हैं कि एक हवा बना रहा था, वोट क्यों पड़े, देखो यही आइडियोलॉजी हम दूर करना चाहते हैं कि इस बाइकाट का फ़ायदा किसको होता है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने बात कही कि हमारा जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट त्राल से, यही चीज़ हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि इन्होंने प्रॉक्सीज खड़ा किए थे। अपनी पार्टी बीजेपी ने बीजेपी के खिलाफ बंदे को लड़ाया और मेरे त्राल में मेरी सीट के अगेंस्ट 6 प्रॉक्सी को सपोर्ट किया। मैं आपका सुन रहा था, वो बीडीसी चेयरमैन था वहाँ, आपकी टिकट से था, आपके अल्ताफ ठाकुर भी लड़ रहे थे और वो भी लड़ रहा था। ये एक धोखा हुआ आवाम को। अगर मैं पीडीपी के कैंडिडेट के खिलाफ पीडीपी का प्रॉक्सी खड़ा करता हूं तो मैं ना अपनी पार्टी के साथ हम जस्टिस कर रहे हैं, ना लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मकारी मानी जाएगी, ये कोई सियासत नहीं। जहां ये जीत के आते हैं हम वेलकम करते हैं, जहां लोग इनको वोट डालेंगे, इसमें कोई नहीं, डेमोक्रेसी है। मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी को क्यों वोट पड़ा या किसी को क्यों पड़ा, हम उस बिल्कुल सियासत में नहीं जाना चाहते। रही तिरंगे की बात, सबसे पहले इन लोगों को शर्म आनी चाहिए पैनल पे ये बात करते, क्योंकि इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, जिसको इन्होंने मैंडेट भी दिया था पुलवामा से, उसका वीडियो वायरल हुआ, अपना जूता तिरंगे से साफ कर रहा है। पहले ये उसका जवाब दें, फिर महबूबा मुफ्ती के बारे में बोलें। और हमने तो सिर्फ ये बोला, फिर मैं उसी बात, आपको एक बात ये इल्जामात और जवाबी इल्जामात, आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सर मेरी बात सुनो, महबूबा जी ने बोला मैं तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी, तिरंगे की बेहुरमती नहीं की। तिरंगा क्यों नहीं उठाऊंगी? आज अगर इलेक्शन वो लड़ रही है पीछीडी के साथ, तो तिरंगा उठाने में क्या दिक्कत है हरबख्श जी? नहीं, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है ना, जब तो तिरंगा क्यों नहीं लगाओ? आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा लगाओ, फिर महबूब जी को बोलो 370 जमीन में दस चुका है, आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराओ। अगर तिरंगे का रिस्पेक्ट करते हो तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराओ। हरबख्श जी जो आज नताई सामने आ गए, भाजपा कार्यालय के हैं और बीजेपी भी कुछ सीटें लेकर गई है, आज आप कैसे देख रहे हैं इसको? जो लोगों ने मैंडेट दिया है पीएचडी को, या जो सीट इनको दी है बीजेपी को, आप किस नजरिए से देखते हैं? सर मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं कि लोगों को थोड़ा बहुत कहीं से समझ आ गया कि पॉलिटिकली ये पॉलिटिकल लड़ाई है, हमें पॉलिटिकल तरीके से इसको करना है। ये देखो, ये जो आज के इलेक्शन थे, जो हड़बड़ाहट में जो एक चोर दरवाजे से इलेक्शन कर रहे हैं, आप बताइए, आप 70 साल की हिस्ट्री में एक बार बताइए जब -6 के टेम्परेचर में इलेक्शन हुआ है? मुझे एक बात आज तक हुआ है? सर यूएलबी पंचायत से आपने बाइकॉट किया, अगर ये भी हड़बड़ी में था, इसको बाइकॉट क्यों नहीं किया आपने? कुछ लोग बोल रहे थे, मैं आशिक साहब से यही बात जानना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे थे, ये जैसे उन्होंने ये बात की 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू करना और आज 2 बजे बंद करना, तो क्या ये सही रहा क्या 7 से 2 तक? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कुछ इकदाम ऐसे थे जो जहन से बाहर है, कि दे आर बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि वो क्यों उठाए गए। तो इनके जो खदशात हैं, मसलन जो बर्फ के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने टाइमिंग चेंज नहीं की जी। बांडीपुर के कुछ पोलिंग बूथ्स पे तकरीबन 1-1.5 फीट बर्फ थी जी। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती तो वो बजाय इसके कि 7 बजे से शुरू करती, वो 9 बजे भी शुरू कर सकती थी, 4-5 बजे तक। तो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने कंसिडर किया था या इसके पीछे कोई डिजाइन है, वो तो इसके बावजूद अगर लोग वोट डालने के लिए निकल आए घरों से, तो ये भी एक खुशाइन बात है। आशिक साहब, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे अपनी एक असेंबली रहेगी, और जो मरकजी सरकार ने कहा है कि अब असेंबली के लिए भी इंतखाबात होंगे, क्या ये बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट था? उसमें मैं आपसे रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा, लेकिन नाजरीन उससे पहले हमें रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए। वक्फे के बाद बातचीत जारी रहेगी। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन?
शुद्ध। अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बातचीत जारी रखेंगे आशिक साहब के साथ। आशिक साहब, हम ये कह रहे थे कि अभी मरकज़ी सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे अब जमहूरी अमल का आगाज़ हो चुका है। अब हो सकता है कि ये लोग असम्बली के लिए भी इलेक्शन करवाएं, यानी मरकज़ी सरकार ये फैसला करे कि जम्मू कश्मीर में जो अपनी असम्बली होनी है उसके लिए इलेक्शन करवाया जाए। तो क्या आप समझते हैं जिस तरह बीजेपी ने डीडीसी इलेक्शन पहले इसलिए करवाए कि एक लिटमस टेस्ट कि हम किस हद तक पानी में हैं? देखिए, अगर डीडीसी इलेक्शंस और जिस तरह का पार्टिसिपेशन लोगों का रहा उस पर नज़र डाले तो देयर इज़ नो रीज़न टू डिले असेंबली इलेक्शंस जी। लेकिन एक खदशा ये भी है रीजनल पार्टीज कि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लीडरशिप है जो चाहती है कि असेंबली इलेक्शंस को डिले किया जाए। अगर आपने देखा होगा बड़े जो लीडर थे जैसे ताज महिउद्दीन साहब, उन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और बड़े वही नहीं मुजफ्फर बेग साहब के जो बीवी हैं उन्होंने लड़ा, एजाज मीर जो पीडीपी के हैं उन्होंने बच्ची से लड़ा। तो कहीं कहीं बहुत सारे लीडरों को लगता है कि शायद जो ग्रेटर पॉलिटिकल स्पेस है वो खला अभी रहेगी कश्मीर में, शायद न्यू दिल्ली बहुत देर तक इलेक्शन ना करे। लेकिन जिस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ है देयर सीम्स नो रीजन नॉट टू हैव असेंबली पोल। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आप देखें 2018 से जब से बीजेपी ने विड्रॉ सपोर्ट किया पीडीपी से, देयर हैज़ बीन नो पॉलिटिकल क्लास रूलिंग दिस प्लेस। जो इंतखाबात हुए 2018 के पंचायती, वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए। तो पिछले 2-3 सालों से कश्मीर में देयर इज़ नो पॉलिटिकल सिस्टम रनिंग द गवर्नेंस। कब तक मरकज़ कश्मीर जैसी जगह को रूल करती रहेगी? और मुझे लगता है कि ये इजी है टू प्रोलॉन्ग दिस काइंड ऑफ सेंट्रल रूल इन कश्मीर जी। और बख्श साहब, बात यहाँ पर एक मेरे जहन में आती है कि बीजेपी का ये कहना है कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, वो एक अटल फैसला है, हतमी है। जो चीज़ ख़त्म कर दी गई वो कर दी गई, वो वापस नहीं मिलेगी। पीएजीडी आपने क्यों बनाई? क्या आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे दफ़ा 370 है, 35A है, आप वो पोजीशन बहाल करवाएंगे क्या, या कोई और एजेंडा है आपका? देखो, जब ये 5 अगस्त से पहले ये अलायंस बना जी, 5 अगस्त से पहले अलायंस बना, तो इसका मकसद ये है कि कोई इलेक्शन अलायंस नहीं था। नहीं, इलेक्शन जी बिल्कुल नहीं, देखो इलेक्शन अलायंस नहीं था। देखो डेमोक्रेसी में क्या, किस वजह से बना? मैं आपको आपके जहन में उस वक्त क्या था? डेमोक्रेसी में यही था कि हम सेफगार्ड करें अपने जो हुकूक हैं हमारे। तो आपको ये खदशा लगा था कि हुकूक मारे जाएंगे? बिल्कुल 100% जी। तो वो डेमोक्रेसी जो है, जिस डेमोक्रेटिक इंडिया की हम बात करते हैं, जो हमारा हिंदुस्तान है, सेकुलर इंडिया है, मैं बीजेपी को छोड़ के बात करूंगा, मैं हिंदुस्तान की कंट्री की बात करूंगा, तो उसमें हर किसी को एक हक है कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़े जी। पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़े, अदालत की लड़ाई लड़े। लेकिन आपने देखा कि लड़ाई लड़ने से पहले ही लीडरों को बंद किया जाता है। आपने कल ही देखा हमारे 3-4 लीडर अभी भी बंद हैं। जिस तरह पहले इलेक्शन होते थे तो कहते थे इस मोहल्ले में कौन कौन गुंडा है, ये गुंडे जो है 4-5 हैं, इनको बंद रखो। तो सेम पैटर्न पे आज इन्होंने किया। आप मुझे बताइए, हमारे 4 लीडरों को डिटेन रखा गया, किस लिए? किस लिए? एक वो दबाव डालने के लिए, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करने के लिए। ये तो अभी देखिए, ये भी बताइए, धीमी आवाज में ये भी बोल रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया। नईम अख्तर साहब, सरताज मदनी साहब और जो हमारे मंसूर साहब और बशीर मीर साहब, इन्हीं 4 को सिक्योरिटी का कंसर्न था। और पूरे कश्मीर में जितने लीडर फिर रहे हैं, क्या महबूबा जी थी वो आजाद थी? देखो वो तो घरों में, देखो एक हो गया उठा के, एक हो गया घरों में रखना। तो आप कह रहे हो जी, नहीं, उन्होंने भी एक बार क्लेम किया था कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया देखो नहीं रहने जा रहे थे, लेकिन अब वही तो देखो बेसिकली वही प्रेशर बिल्टअप करने की। जब महबूबा जी बाहर जाती है सराय शरीफ, पहले इन्होंने दिल्ली में अनाउंस कर दिया था कि पीडीपी खत्म है, इनके साथ लोग नहीं है, इनको कौन पीछे, इनके लिए कोई बाहर नहीं निकला, कोई पत्थर नहीं आया। मसलन ये प्रिवोक करना चाहते हैं एक सिस्टम को। फिर जब महबूबा जी बाहर निकलती है, लोग फिर जमा होते हैं, लोग उनकी तकरीरों में आते हैं। आपने सराय शरीफ भी देखा, पहलगाम में भी देखा। आप इनको लग रहा है, मेरा सवाल आपसे ये था कि 370 की बहाली के लिए क्या आप आगे काम लोगों के लिए काम करेंगे? ये जो इलेक्शन था एक मजबूरी थी,
तो आप कन्फ्रंट करेंगे ना फिर बीजेपी को, तो बीजेपी का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए मैं मुबश्शिर साहब क्योंकि फिर ज्यादा बात नहीं रख पाता हूँ जी। आज बीजेपी ने यहाँ पर फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन करवाए, वो आपने देखा। आज इनके अगर कैंडिडेट जीत के आए तो इसका मतलब है कि हमने फेयर इलेक्शन करवाए। नंबर 1, जैसे आपने 7 बजे का ये बताया, वो इलेक्शन कमीशन देखती है। दूसरा, इन्होंने बताया इनके कैंडिडेट्स को बंद किया गया। देखिए हम इनको आज लगा हमारे जो वर्कर्स है वो पिछले 1 साल से बंद है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। कहीं पर हमें भी अलो नहीं किया। जैसे इन्होंने ड्रामा किया था महबूबा साहिबा ने कि मुझे घर में बंद, फिर वो बेटी को भेजती है बाहर, मीडिया को बोलती है माँ को जी अंदर बंद रखा है। 5 बार हमने कोशिश नहीं थी वो बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी। सर वो एक सिंपैथी हासिल करने के लिए कि महबूबा मुफ्ती को बंद रखा है। अब इनके कैंडिडेट कहां से आ गए? जिस वीडियो की आप बात करते हैं उसमें महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है वो सिक्योरिटी एक एहलकार से पूछती है कि आप हमें बाहर जाने देंगे। वही मैं कह रहा हूं, एक ड्रामा बनाया जाता है। देखिए हमें भी काफी बार जो पुलिस वाले जो पुलिस के एहलकार हैं क्या वो उस ड्रामे के किरदार हैं? नहीं, देखिए ऐसा ड्रामा नहीं है। देखिए जब हमें भी 5 मिनट के लिए, कल मुझे कहीं कैंपेनिंग करने जाना था, मुझे सिक्योरिटी से परमिशन लेना है। अगर मुझे सिक्योरिटी एलो करेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं मुझे भी कहीं पर जाने नहीं दिया। हमारे बड़े एक नेता है यहाँ पर शहनवाज हुसैन साहब, जो 1 महीने से यहाँ पर है, उनको भी काफी जगह पे जाने नहीं दिया। उन्होंने तो ये ड्रामा नहीं किया। तो गेट के बाहर मैं फोन खोल के इनसे पूछ रही हूँ मुझे क्यों बंद रखा। यहाँ पे ये जस्ट एक सिंपैथी हासिल हमने देखा कि जी रोशनी एक्ट का मसला था। अचानक से हमने देखा कि सिलेक्टिवली कुछ नाम उसमें आते हैं, कुछ नाम नहीं आते। अगर तकरीबन 30,000 के आसपास जो बेनिफिशरीज थे उनको छोड़कर चंद लीडर को उसमें पिक किया जाता है। दैट इज ऑल्सो, और जिस तरह रोशनी एक्ट का जो ये आया, जो एक लिस्ट आया, तो वही परा का जो केस क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या उनसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे लगता है मंजूर साहब कह सकते हैं कि सर मुझे बताइए, किसी ने 30 साल पुरानी कोई चोरी की है और वो 30 साल पकड़ी नहीं गई, आज पकड़ी गई तो चोर को छोड़ देंगे क्या? आप देखिए फॉर्मर यहाँ पर इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस हसीब द्राबू जो कि फॉर्मर पीडीपी लीडर थे, उनका 6 करोड़ की अभी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर रोशनी एक्ट के थ्रू पास हुई है और 2 की 3 करोड़ अभी उन्होंने उसमें भरा भी नहीं था, वो ऐसी प्रॉपर्टी है। तो बदनाम कहां से हो गया? अच्छा आप मुझे बताइए, जेके स्कैम में फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम पिछले 15 साल से चल रहा है, उनकी कल प्रॉपर्टी सीज हो, तो वो ड्रामा कहां से हो गया? मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे सिलेक्टिव लोगों को, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, आप एक वेबसाइट पे जाके उसमें देखिए और उसको वेरीफाई कीजिए, वहां ग्राउंड में जाइए, क्या वो प्रॉपर्टी सही में है कि नहीं। मंजूर साहब इसकी तहकीकात में वक्त क्यों लगता है और एक ऐसे वक्त पे इन लोगों को धर लिया जाता है जब ये एक उंगली उठा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क उठा। इसका मतलब इलेक्शन, आप देखिए क्या, अब फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चोर चोरी करेगा, वो इलेक्शन में चोरी करेगा, फिर उसको हम पकड़ेंगे नहीं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। नहीं, इलेक्शन नहीं चल रहा है, इलेक्शन नहीं चल रहा है तो हमें, आप कह रहे हैं ना कि आप इलेक्शन में इनको पकड़ रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन है। मैं फेयरनेस की बात कर रहा हूँ। मैंने वी शुड गिव दिस क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दे ट्राई टू हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, लेकिन जो कुछ एपिसोड्स हुए, दे पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन द होल प्रोसेस। एग्जैक्टली, वही मैं तो मंजूर साहब से क्वेश्चन मार्क, आप कह रहे हैं इलेक्शन में करवाया, मैंने नहीं कहा इलेक्शन में जरूरी नहीं है। नहीं एनआईए में जो मैं कह रहा हूं कि तहकीकात का कंक्लूजन इसी वक्त पे क्यों आता है? 4 दिन पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले क्यों नहीं होता है? मेरा ये कहना है कि मंजूर साहब बहुत प्राउडली कह सकते थे कि ये फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड था, लेकिन अगर आप देखें बीजेपी को छोड़कर मुझे बताइए पीएजीडी ने कहां पे कैंपेनिंग की जी, और क्यों नहीं की? उनका प्राइम रीजन ये था, ना सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, ना उनको परमिशन दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो कैंपेनिंग का पीरियड था वो चिल्लाते रहे हमें। मैं कह रहा हूं कि शायद जो नताइज हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर बीजेपी सरकार चाहती, दिस कुड हैव बीन मोर फेयर था। उनके कोई ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव निकले थे, फिर 15 दिन के लिए इसी इलेक्शन में वो होम क्वारंटीन चले गए थे, दोनों बाप बेटे। मैं कह रहा हूं सजाद लोन साहब ऑनलाइन देख सकते हैं, सजाद लोन साहब हंदवारा को छोड़कर कहीं पे भी कैंपेन नहीं की। अच्छे खासी उन्होंने कैंपेन। अब आप देखिए शहनवाज हुसैन साहब 2-2 बार श्री गुफारा जाते हैं, 2-2 बार बिजबिहारा जाते हैं, बालहमा जाते हैं सर, वो मिल्टन सी, और ये भी देखिए कि लोग वहां पर गए, ये भी देखिए कि डरते हैं वहां जाने से। की आप मुझे बताइए फारूक अब्दुल्ला कितनी बार श्री गुफारा गए? पूछूंगा हर वक्त साहब से। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बात बताइए, ये एक प्रोमिनेंट बात रही कि बीजेपी ने ये क्लेम किया कि हम उन इलाकों में जाते हैं जहां
कोई जा नहीं सकता है। एक यहाँ पर कश्मीर में जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है, डोमिनेंट एरिया है मिलिटेंसी के, वहाँ बीजेपी पहुँची, इलाकाई जमातें भी नहीं पहुँची। इस पर मैं आपसे रद्द-ए-अमल चाहूँगा, लेकिन इस वक्फे के बाद। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हरबख्श साहब, मैं आपसे ये रद्द-ए-अमल लेना चाहता था। इन्होंने क्लेम किया कि हम मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ में पहुँचे और वहाँ पे एक आज़ादाना सियासी माहौल में इन्होंने अपना कैंपेन किया, आप लोग नहीं जाते हैं, और इनका क्लेम है कि आप तो आम आदमी के पास भी नहीं जाते। देखो, दो चीज़ें थी जी। एक तो ये क्लेम करते हैं मेरा त्राल है, मैंने इनके किसी लीडर को त्राल नहीं देखा, तो क्या पता कहीं और गए हूँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने त्राल पे कंसर्न हूँ। पता होगा कहाँ गए आप त्राल नहीं, मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगा, मेरे त्राल में इनका कोई लीडर नहीं आया जी। तो दूसरी बात रही कि जो इस वक्त ये बोलते हैं कि मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज में, नंबर 1 इनमें परमिशन नहीं, नंबर 2 हमारे लिए ये इलेक्शन एक आम सा इलेक्शन था, हमारे लिए कि इज्जत और आबरू की वो जंग नहीं थी। हमने एक मजबूरी में इलेक्शन लड़ा। हमारा जो बड़ा मकसद है अलायंस का, वो एक बड़ा मकसद है, वो इलेक्शन से कुछ ऊपर और है। वो उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्शन के लिए महबूबा जी कहीं नहीं निकली जी, इलेक्शन के लिए फारूक साहब कहीं नहीं निकले, इलेक्शन के लिए जो बड़े लीडर हमारे थे नहीं निकले। इसका मतलब है कि हमारे लिए इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन पार्टिसिपेशन लोगों की हमें जो आई, जो हमें अपने वर्कर्स ने कहा कि नहीं, हमें ये केक वाक नहीं देना चाहिए इनको, तो हमने ये इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन हमारा सिर्फ मकसद नहीं है जी, इनका मकसद एक ही है इलेक्शन। बहरहाल जिला तरक्याती काउंसिल इन तमाम 20 अजला में तश्कील दी जाएंगी अभी चंद दिनों में। PAGD एक बड़ा अलायंस उभर कर सामने आया है, तो क्या लोगों को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए PAGD से? क्या देंगे आप उनको? सड़क, पानी, बिजली के बगैर ये कॉमन चीज है, वो तो देनी ही देनी है, उसके बगैर क्या बड़ी चीज आपसे एक्सेप्ट किया जाए? देखो, PG जो अभी काउंसिलें बनी है, पहली बार बन रही है जी, अभी इनके इख्तियारात भी डिफाइन नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता है 370 खत्म होने के बाद खुद ही 2 आदमी बैठते हैं, 4 आदमी बैठते हैं, तो नए रूल्स फिक्स करते हैं कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे वोट कैसे पड़ेगा, कैसे BDC बनेगा। पहले इन्होंने एक बोला कि आप 5 सरपंचों का है, आप BDCs को सारे इख्तियारात होंगे, BDCs ही DDC बनाएंगे, तो उनको वहीं पे रख के तो आप DDC आ गया। अब अभी तक हमें इख्तियारात की बात नहीं पता है जी। जो हमारे इख्तियारात होंगे, हमें अपने लोगों के साथ सिंसियर रहना चाहिए। इख्तियारात जो हमारे होंगे, जो भी हमारे हद इख्तियार में होगा, उनके दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तो मंजूर साहब, बीजेपी का आइंदा का क्या लाहेअमल रहेगा अभी ये रुझानात और जो नताइज सामने आए हैं इनको देखते हुए? देखिए, इंशाल्लाह जो मैंडेट है वो तो एक्सेप्ट है, लेकिन जो जहाँ पर हमारी सीट्स जो आज पार्टी हमारी भाजपा को आई हुई है, वो हम मॉडल के तौर पे आपको यकीनन दिखाएंगे कि वो हम एक मॉडल के तौर पे लोगों तक उतारेंगे कि इस तरीके की भाजपा यहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट चाहता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वैसी डेवलप हो। और जैसे आपने कहा कि स्टेटहुड को लेकर, या आपने कहा असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए, मुकामी सतह पर क्या कर पाएंगे आप? चुनाच अब तो DDC जो है वो तो PAGD के पास आ गई। देखिए, जो भाजपा का मौकूफ है, हमने बताया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो लेकर लोगों तक जाएंगे, आगे असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे बड़े जोरों शोरों से। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, बहरहाल जो नताइज हैं, रुझान अभी आ रहे हैं, नताइज थोड़ी देर में मुझे लगता है कि हतमी शक्ल हमारे सामने होगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम में मंजूर साहब आपने शमूलियत की, बहुत बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हरबख्श साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके बगैर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जनाब सिब्ते मोहम्मद हसन साहब का, पीरज़ादा आशिक हुसैन साहब का और सलमान सागर साहब का। नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।